नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र कुमार। द कोर्स ऑफ डिस्कोर्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दशकों के लोकतांत्रिक प्रयोगों के बाद कुछ लोगों संस्थाओं को विशेषकर 2014 के बाद लगने लगा था कि भारत के लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की आज़ादी और बहुलतावाद की गुणवत्ता खराब हो गई है। तानाशाही लोकतंत्र, छद्म लोकतंत्र, अल्पसंख्यकों के प्रति असहिष्णुता वाली दक्षिणपंथी हिंदुत्ववादी सरकार जैसी उपमाओं से भारत की लोक व्यवस्था को परिचित कराने का चलन मानो पेशेवर हो चला है। भारत समेत दुनिया के अनेकों समाचार माध्यमों और कथित विचारकों द्वारा भारतीय लोकतंत्र में हुए इस अवांछनीय, अनपेक्षित बदलाव को लेकर जो लिखा बताया जा रहा है, मुझे लगता है कि यह एक अभियान ही है जिसमें हर संभव प्रयोग और प्रोपेगेंडा को समेटे खबरों और वैचारिकी की रसोई लगातार अपना लंगर चला रही है। यह सही है कि कुछ समाचार माध्यम हैं जो केंद्र सरकार की नीतियों और विचारधारा के समीक्षक कम समर्थक अधिक दिखते हैं, लेकिन ऐसी मीडिया भी बड़ी संख्या में है जो मोदी सरकार के किसी भी बेहतर निर्णय, नीतियों और क्रियान्वयन की सफलता की किसी भी सूरत में प्रशंसा नहीं कर सकती, चाहे परिस्थितियां कितनी भी जटिल क्यों ना हो। अपूर्वानंद ने द वायर में प्रकाशित अपने एक आलेख में यूक्रेन की युद्धग्रस्त हालात में भारतीय छात्रों की सुरक्षित वापसी में अनेक जटिलताओं और समस्याओं को भुलाकर जो लिखा वह मैं पढ़ देता हूँ। Callous, insensitive, uncouth, boorish, creepy, cruel. You can add many more adjectives to describe the response of the government to the SOS calls by Indian citizens, mostly students trapped in war-hit Ukraine. Unquote. सरकारों की आलोचना और असहमति में ही लोकतंत्र बसता है, इस समझ के साथ दो बुनियादी समस्याएं हैं जो उन्होंने भुला दी हैं। पहला कि व्यक्ति, समाज और देश अपनी मौजूदा परिस्थितियों, ऐतिहासिक अनुभवों और प्रयोगों का परिणाम होता है, और दूसरा कि लोकतंत्र में यदि श्रेष्ठ में से सर्वोत्तम का चुनाव संभव नहीं है तो बुरे विकल्पों में से सबसे अच्छे की पहचान भी तो चुनाव है। चुनाव इसी कसौटी का नाम है। ऐसे में विश्लेषण और आलोचना करते हुए हमें उस अध्याय को भूलने की अनुमति तो नहीं हो सकती है कि जो हो रहा है उसकी पृष्ठभूमि क्या है और जो सब कुछ हो रहा था तब हमारी प्रतिक्रिया क्या थी। हाँ, संतुलित बहस यह जरूर होनी चाहिए कि भविष्य के निर्माण में इतिहास की गलतियां न दोहराई जाए। हमारे संविधान का पहला संशोधन प्रेस की आजादी पर नियंत्रण के लिए था। तब प्रधानमंत्री नेहरू गलत नहीं थे। पंथ के आधार पर विभाजित हुए देश में फैली अशांति के माहौल में तत्कालीन प्रेस में जो लिखा जा रहा था, अदालत में उनसे जुड़े मामलों में अभिव्यक्ति की अनंतिम संवैधानिक आजादी के नाम पर जो फैसले हो रहे थे, वह लोक व्यवस्था के लिए खतरा बन रहा था। लेकिन अन्वेषण करके बताइए तो सही कि भारत का सांप्रदायिकता के आधार पर विभाजन हो, अकालग्रस्तता, भूख और असुरक्षा की तमाम त्रासदियां हों, 17 साल तक चले नेहरू शासनकाल के प्रबंधन को लेकर तत्कालीन पत्रकारिता ने कैसा आंदोलन चलाया? क्या नक्सलवाद स्वतंत्र भारत की सामाजिक अपेक्षाओं और परियोजनाओं को पूरा करने में समाजवाद के विचारों पर चल रहे शासन की विफलता नहीं है? आपातकाल और मीडिया पर नियंत्रण के विरोध में संपादकीय पेज को खाली प्रकाशित करने वाले मानक उदाहरण कितने हैं हमारे पास? मनमोहन सरकार की नीतियों की और उसकी कथित कामयाबियों पर सभी मीडिया ने क्या सम्यक परीक्षण किया हो? ऐसा भी नहीं है। लेकिन आज मीडिया का एक वर्ग मोदी और उत्तर प्रदेश में योगी शासन को, यहां तक कि उनके निर्वाचन को, लोकतंत्र की कमजोरी या जनता की अल्पबुद्धि ठहराना चाहती है। यदि आप यह कहना चाहते हैं कि 1952 के पहले आम चुनाव में महज 20% की साक्षरता वाला भारत और उसके मतदाताओं ने धर्मनिरपेक्षता और बहुलतावाद को चुना, कट्टरता को खारिज कर दिया, तब एक सवाल उठता है कि 80% साक्षर भारत यदि भाजपा, मोदी और मुख्यमंत्री के रूप में योगी व अन्य को चुनता है तो क्या यह साक्षरता को अभिशाप मान ले? स्कूलों और शिक्षण संस्थाओं को बंद कर दे ताकि पंथ निरपेक्षता बचाई जा सके? क्या बदल लें 80% साक्षर भारत को 20% साक्षर भारत से? समस्या साक्षरता और शिक्षा की नहीं है, मीडिया की सुविधा और उस विशेषाधिकार की है। 3 बातें हैं। पहला, लुटियंस दिल्ली और खान मार्केट की मीडिया नेटवर्क को नॉर्थ साउथ ब्लॉक से लेकर पीएमओ तक ब्रेकिंग न्यूज और स्कूप कंटेंट की आज वैसी पहुंच नहीं है जैसी पहले थी। सरकार के सूत्रों के हवाले से परोसे जाने वाले सत्य, संदेह और सनसनी अब जिस तरह सीमित हो गए हैं,
मीडिया के पास सरकार के साथ सहयोग करने की लाचारी हो गई है और अब वे उतना ही जान पाते हैं जो सरकार के वेल गार्डेड सोर्स या पीआईबी जारी करती है। पावर मैट्रिक्स के संबंध में दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत में मीडिया की ताकत केवल गुणवत्तापरक रिपोर्टिंग की देन नहीं है, बल्कि उन सेवाओं की भी बड़ी भूमिका है जिसमें वे राजनीतिक प्रबंधन के सहयोगी बनते रहे हैं। 1990 के दशक से लेकर 2014 तक गठबंधन राजनीति की लाचारियों को अपनी उपयोगी सेवाएं देकर मीडिया के तमाम वर्ग ने स्वायत्त शक्ति यानी ऑटोनॉमस पावर अर्जित की है। लेकिन स्पष्ट बहुमत वाली सरकारों के आज के दौर में राष्ट्रीय मीडिया भी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में अपने सम्मान और बराबरी के लिए विधायिका और सियासत से प्रतिस्पर्धा कर रहा है। तीसरी बात कि प्रधानमंत्री मोदी जिस गुजरात दंगे के आरोपी रहे हैं, जिनके विरुद्ध 2002 से मीडिया, जनमंचों और सियासी मंचों से मोदी भय को निर्मित किया गया, वह मीडिया मोदीमय भारत में उनकी लोकप्रियता, भारत की वैश्विक छवि में उनकी सक्रियता के कारण अर्जित देश के सबसे लोकप्रिय, प्रभावशाली व शक्तिशाली प्रधानमंत्री की छवि उन्हें नेहरू के समकक्ष जा खड़ा करती है। मीडिया के एक विशेष वर्ग को एक दार्शनिक व पंथ निरपेक्ष प्रधानमंत्री नेहरू की कथित दंगाई प्रधानमंत्री मोदी के साथ समकक्षता असहज करती है, जो उनके संदर्भ में स्वाभाविक है। मोदी विरोधी मीडिया के खेमे में द वायर की प्रतिष्ठा एकदम धवल है। वे क्रांतिकारी दिखते हैं जो मोदी सरकार में लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की आजादी और बहुलतावाद के खिलाफ सांप्रदायिकता के विस्तार के खतरे को लेकर आंदोलित है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि द वायर की वेबसाइट अपने पाठकों को अपनी टिप्पणियां दर्ज करने का ऑप्शन नहीं देता। बेशक आरफा खानम बेहतरीन पत्रकारों में से एक है, जिनकी हिंदुस्तानी और अंग्रेजी भाषा पर पकड़ बेहद शानदार है। साथ ही द वायर के पास उनकी विचारधारा की लहरों में उफनते हुए सुनामियों की फेहरिस्त भी बहुत लंबी है, जिसमें कई नामी और अधिकांश बुद्धिमानों की श्रेणी में है। तो आरफा और द वायर की उनकी प्रस्तुतियां उत्तर प्रदेश के चुनाव पर जो कुछ भी कह रही थी, जो कहलवा रही थी और जो नहीं कह रही थी, उसे समझना राजनीति और समाज की सही समझ को लेकर मीडिया के दृष्टिकोण के अन्वेषण यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफ द व्यू पॉइंट ऑफ द मीडिया के लिए अनिवार्य है। आइए देखते हैं द अंडरकरेंट inside the wire. Who is winning Uttar Pradesh? Who will be the next Chief Minister of Uttar Pradesh? In just a matter of 2 days, we will know the answer of that question. The central question that we are asking today, if the BJP loses this election, can we say that the Hindutva in Indian politics has its limitations? Second question, a very important question, return of Mandal politics. Did you feel that there was this signs of return of Mandal politics, or you think in general, the backward castes are now feeling the sense of fatigue with the BJP and majoritarian politics? I would say that Mandal politics has returned and it has returned in a very sustained way. I thought that this distinction between real empowerment and mere delivery. And also, when I visited Eastern UP, right, many young people said that we want jobs, we want reservations in public sector companies. Why is railway being privatized? So this is exactly what I'm saying, that this is the same class and the same caste groups who have been a beneficiary of reservation, and they have now this deep fear inside them. If their vote share from 40% has to come down. The question is whether it comes down to 33, 32. So even if BJP wins by a small margin, the climate of politics in the run-up to 2024 will change, because the economy is slipping further into a morass because of the Ukraine crisis. Oil prices are already 120. Inherently, the politics of majoritarianism is also politics of the upper caste. Because it's essentially an upper caste Hindutva politics which tries to appropriate all these small marginalized voices which Mandal gave space to, because of suffocation within this Hindutva politics. If throughout my trip I saw not just a return of Mandal politics, but an expansion of Mandal politics. This election we see that within the Mandal politics also the voice of these non-dominant OBC castes, they are given much more importance by these broad coalitions. What had happened post 2014, BJP successfully managed to get these parties under its Hindutva umbrella. In 7 years, these small caste parties which had emerged from this whole Mandal movement and at one stage against the Yadav domination, so now they are coming back to their OBC original base. So they see a natural ally in SP now and not the BJP. People are exhausted
with this Jinnah, this, that, Aurangzeb, likening going back into history. I feel that advantage is with is SP, but it's each of the BJP's tactics has misfired this time. They started with Prachand Bahumat se jeetenge 300 votes. When they saw the groundswell in favor of opposition, they brought it down to aayega to yogi hi. It was a defensive. Here, Prime Minister Modi in parliamentary speeches, in budgetary speeches, he kept talking about his achievements with the writer कि कोविड के बावजूद भी हमने इतना कर दिया. Then they came down to free ration, and then now they have removed Yogi Adityanath's posters everywhere, and they are fighting the election with Prime Minister Modi, and they don't even they've given up on the slogan of Ab ki baar Yogi Sarkar. Now they say Ab ki baar Bhajpa Sarkar. Everyone understands that the bulldozer is intended to target one particular community, but that has also backfired. In Siratu, there was a lot of Kesharwani community who were very, very disgruntled because of the road expansion in which they lost all their jobs. So that was one impact of bulldozer. In Banaras, this Khidkiya Ghat construction, there were slums were being demolished and people were talking against bulldozers. So bulldozers became a symbol of not only targeting Muslims but also an exploitation. अजॉय को लगा कि भाजपा की सभी चुनावी रणनीतियां विफल हो गई हैं। बुलडोजर का मसला आम जनता में दोहरी प्रतिक्रिया को जन्म दे रहा है। मैं नहीं जानता कि इन निष्कर्षों पर पहुंचने के लिए उन्होंने जितना भ्रमण किया है वह पत्रकारिता की गुणवत्ता के विकास में निवेश के किस खाते में लिखा जाएगा या बौद्धिक विलासिता के प्रहसन के मद में वो लिखेंगे। बेशक उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2019 से 2024 के आम चुनावों के बीचों बीच स्थित वह मील का पत्थर है जिस पर आगे की राजनीति के पथ संकेतक दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आरफा और अन्य उत्तर प्रदेश के गांव शहरों में घूमकर जो देख पाए और जो बता रहे हैं उसमें हिंदुत्व का खारिज होना, छोटी जातीय पहचानों का वृहत्तर हिंदू पहचान से मोहभंग होने के बाद मंडल कमीशन के फलसफे पर पिछड़ी जातियों के सामाजिक एकीकरण की वापसी की उद्घोषणा बताते हैं। चुनाव परिणाम आ चुके हैं। क्या वे अपनी बात पर कायम हैं? क्या वे एक खुली बहस चाहेंगे जिसमें उनके अनुभव, दृष्टिहीनता और परोसी गए प्रोपेगेंडा की मुखर छाप को लेकर कुछ सवाल किए जा सके? यदि पत्रकारिता लोक व्यवस्था के चौथे स्तंभ के रूप में एक ताकत है तो ऐसी सभी ताकतों को लोकतंत्र में जनता के प्रश्नों का सामना करना चाहिए। क्या यह सही नहीं है कि मोदी समर्थक और विरोधी दोनों ही मीडिया खेमे को अपने विचार, प्रचार और प्रोपेगेंडा के लिए हमारी सामाजिक जमीन पर पसंदीदा जनता और मुद्दे दोनों उपलब्ध हो रहे हैं जिन्हें हम अक्सर ग्राउंड रिपोर्टिंग मान लेते हैं? या कहें कि मीडिया अपने एजेंडे के लिए सुटेबल वोटर ढूंढ रही है और जनता अपने विचारों को मंच दिलाने के लिए सुटेबल मीडिया को, यानी मीडिया खेमों की अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। द वायर को उत्तर प्रदेश में वही लोग, वही बुद्धिमान लोग और उन्हीं एजेंडों में बदलाव की सुनामी दिखाई दे रही थी जिसे वह देखना चाहते थे। आप देखें कि प्रख्यात पत्रकार M.K. वेणु कानून और व्यवस्था और सुरक्षा के मुद्दे का आकलन नहीं बल्कि इस मुद्दे के साथ मंडल कमीशन वाला सामाजिक न्याय कैसे किया जा सकता है इसे बताते हैं। Among the Dalits and Pichhadi, lower OBCs, this law and order thing is not working. So the appeal of this great law and order thing that women are safe, it only I think works with the upper caste. Lower down the issues are different. आरफा को लगता है कि कानून व्यवस्था का मसला मुसलमानों को पीड़ित करने का साधन है और वेणु साहब को लगता है कि यह ऊपरी जातियों का पसंदीदा भय या कह सकते हैं कि प्रेफरेंशियल फियर है। मुझे याद है कि वेणु के समान प्रख्यात पत्रकार विनोद शर्मा जी ने एक आम चुनाव में भविष्यवाणी करते हुए एक बार कहा था कि यदि मोदी सरकार आई तो मुझे मानना पड़ेगा कि मेरी राजनीति की समझ शून्य है और मुझे दोबारा स्कूल में जाने की जरूरत है। M.K. वेणु में विनोद शर्मा की आभा नहीं है, न ही मुनव्वर राणा के गुण, लेकिन जनमन और मुद्दे की तीक्ष्णता को समझने की यह भूलें अति सेकुलरिज्म का नैसर्गिक सौंदर्य है। उत्तर प्रदेश के चुनाव ने साबित किया है कि मोदी विरोधी खेमे की मीडिया जमीनी सच का अन्वेषण नहीं, अपने विक्षुब्ध मन की संतुष्टि की खोज खनन कर रही थी शायद। अब चुनाव की बारी है। हमने देखा जब आंदोलन जारी था तब अलग अलग जगह किसान नेता जा रहे थे और सक्रिय रूप से ये कह रहे थे कि हम ये बताने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि हम गैर राजनीतिक हैं, हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस पॉलिटिकल पार्टी ने हमारे खिलाफ कानून लेकर आई और उत्तर प्रदेश चुनाव में हम इन्हें हराएंगे।
क्या यही आपका स्टैंड है अभी भी? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। हमने सबसे बड़ी भूल करी जब भारतीय जनता पार्टी को हमने समर्थन दिया। पहले कभी नहीं हमने इस तरह की बात करी। 2014 में भी, 2017 के और 2019 भाजपा की तरफ को भी लोगों का रुझान रहा। जैसी हमें उम्मीद थी सरकार से, ऐसी यह सरकार खरी नहीं उतरी। अब जो हमने तो जनता पे ही सौंप दिया। जनता जिस तरह के भी जनता निर्णय लेगी, जनता को राइट है। द वायर को आरफा पूरे उत्तर प्रदेश में लेकर गई, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक, शामली, मुजफ्फरनगर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, रामपुर, फिर लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर और अंत में बनारस। आइए देखते हैं कि इन तमाम शहरों में भ्रमण करते हुए उनकी चिंताएं क्या थी, मुद्दे क्या थे, लोगों से उन्होंने क्या पूछा और लोगों ने क्या बताया। 5-5 करोड़ रुपया की लागत से प्रत्येक जिले पर भारतीय जनता पार्टी के आलीशान कार्यालय बन गए। क्या गांव में एक निराश्रित पशुओं के लिए गौशाला नहीं बन सकता? 2014 में ही देश फिर गुलाम हो गया। हम लोग गुलामी में जी रहे हैं मैडम। तो फिर आज़ादी कब मिलेगी? अब जब तक मोदी सरकार रहेगी आज़ादी नहीं मिलेगी। चलो हमको 300 रुपए में सिलेंडर दे दो, हमको 50 रुपए में पेट्रोल दे दो, हम भी चलो भाजपा पे वोट दे देंगे। आर्थिक तबाही हो चुकी है, गरीबों के धंधे बंद हो चुके हैं, रोजगार नहीं है। तो ये जो गुस्सा है, ये गुस्सा किस सिस्टम के खिलाफ जाता है? सिस्टम में जो सत्ता है उसके खिलाफ जा रहा है और ये आपस में कनेक्ट होकर एक करंट बन गया है। लखीमपुर की वो घटना जब किसानों के ऊपर, मासूम किसान जो अपने पेट के लिए, अपने रोजी रोटी के सवाल के लिए जो आंदोलन कर रहे थे, उनके ऊपर किस तरह से गाड़ी चढ़ा दी गई, तमाम तरह की कोशिशें की गई कि उस घटना को दबाया जा सके। उसके बाद हमने देखा किस तरह से जो केंद्र में मंत्री हैं, उनके बेटे आशीष टेनी, उनकी गिरफ्तारी हुई किसी तरह। जब हम यहाँ पर इस कार्यक्रम को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो जमानत पर बाहर आ चुके हैं, जिससे किसानों में काफ़ी गुस्सा है। मूल बात यह है कि इस समय इलेक्शन में जो पक्ष और विपक्ष आपको दिखाई दे रहा है, इसके अतिरिक्त नेपथ्य में भी एक विपक्ष है। हिंदू मुस्लिम के खेल से अलग जो हम लोग की ज़िंदगी के मसले हैं, वो मुद्दे बने हैं। पुरानी पेंशन स्कीम में इंश्योर्ड एंड डिफाइंड पेंशन थी। जो न्यू पेंशन है इसमें कुछ भी डिफाइंड नहीं है। और आज के दौर में समाजवादी पार्टी ने कहा मैं पेंशन दूंगी। योगी ने आते ही मान बुरे आदमी को ठोकने की घोषणा की है। तो इस बार हमारा कर्मचारी भी ठोकेगा और कस के ठोकेगा, योगी को बिल्कुल हटा देगा। हिंदू का वोट मिले, मुसलमान का हमको वोट नहीं चाहिए। योगी जी कई बार कह चुके हैं ये बात को। सड़कें आप देख लीजिए मुख्यमंत्री के अगल बगल की, इतने दिन से एमपी हो रहे हैं, कीटा नहीं रखवाया इन्होंने कभी। खाली जो है वो सांप्रदायिकता की जो है यही फैलाते रहते हैं। यहीं दूसरे इलाकों में पहुंच जाइए, धड़ल्ले से जो है गोश्त बिक रहा है, कर रहा है, कोई बात नहीं है। यहाँ जो है वो खामखा के लिए आकर के पुलिस वाले कर लेते हैं, वो पैसा ले लो के बाद चले जाते हैं, कोई बात नहीं। हमारे पास सब किसान है और किसान एकजुट हैं। अब हमारे साथ किसान, मजदूर, बेरोजगार, शिक्षित नौजवान सब हमारे साथ इस लड़ाई में हैं। जिस दिन वोट पड़ेंगे उस दिन किसान की चोट भारतीय जनता पार्टी को बहुत महंगी पड़ेगी। हृदय नर्म हो जाता है सोच के कि इतने सालों बाद अब देखिए राम मंदिर बन रहा है, तो ऐसी पार्टी को हम वोट दें। राम मंदिर से हमारा पेट भर रहा है। कम्युनल पॉलिटिक्स हुई, उससे लोगों को परेशानी है। हिंदुत्व के मुद्दे से भी जो लोग पसंद भी करते थे वो भी ऊब गए हैं कि बहुत हो गया है अब। लेकिन दूसरी तरफ ये भी बात है कि पिछले 5 साल में उनको काफ़ी परेशानियां सहनी पड़ी, उच्च जातियों का एक राज चला। क्या आपको लगता है कि ये फिर वही कमंडल वाली पॉलिटिक्स हमें देखने को मिल रही है? क्या ये कास्ट पॉलिटिक्स हो गई है? तब हम अपने नाटकों में तय करना पड़ता है कि हमें क्या नाम लेना है, किस तरीके से उसको करना है। चल रहा है महिमा मंडन, जिसको चाटुकार या वो कहा जाता था दरबारी कवि। झूठा लालीपाप जो मोदी जी और योगी जी ने दिखाया वो बहुत हो चुका, बहुत लोग खा चुके, सब जान चुके। केंद्र के 3 कृषि कानूनों की वापसी को लेकर किसानों के आंदोलन में तथ्य और भ्रम, तर्क और जिद की अपनी अपनी दावेदारियां हैं। लेकिन यह तय है कि किसान आंदोलन ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा की उलझन बढ़ाई। द वायर ने मोदी योगी सरकार के विरुद्ध किसानों के आंदोलन और आक्रोश को यथोचित व संतोषजनक मंच दिया। लेकिन आरफा को भी कहीं न कहीं यह अनुभूति थी कि यह चुनाव जाट मुस्लिम एकता का नहीं है, न ही हिंदू मुस्लिम भाई भाई का माहौल है। और भाजपा यदि बराबरी से यह चुनाव लड़ रही है तो वह हिंदुत्व के एजेंडे की ताकत है और बहुसंख्यकवाद के नाम पर उच्च जातियों के दबदबे की यह हिंदुत्ववादी परियोजना है। Lower caste had to realize this one Yes. day that this whole Hindu Rashtra project was actually not just against the Muslims or Christians or non-Hindus, but essentially also to re-establish the caste order. कि मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि बहुत ही हिंदू मुस्लिम भाई भाई वाला चुनाव है, ऐसा नहीं है। जो मुस्लिम केंद्रित जो नफरत है
उसके इर्द गिर्द ये चुनाव नहीं हो पाया है। भाजपा की दिली ख्वाहिश ये होती कि इसका सिंगल एजेंडा इस चुनाव का ये बना दिया जाए कि देखिए मुसलमानों को अनुशासित हम कर रहे हैं, उन्हें उनकी जगह दिखा रहे हैं, हमने उनको सेकंड क्लास सिटीजन बना दिया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहां चुनाव हो चुका है, अच्छी बात यह है कि वहां अब दोबारा दंगा होने की कोई आशंका नहीं है। लेकिन क्या 2013 से पहले जो हिंदू मुस्लिम जाट दोनों तरफ के जो जाट थे, जिनकी एक तरह से उत्पत्ति मैं कहूंगी ओरिजिन जो है उनका वो सेम ही है, एक ही है, 2013 से पहले वाले दंगे से पहले वाले रिश्ते उनके बहाल हो गए? तो भी मैं कहूंगी नहीं। द वायर और आरफा को लग रहा था कि जमीन पर भाजपा और उसके नेता विकास के नाम पर वोट नहीं मांग रहे। चूंकि वो राम को लाए हैं, लिहाजा इन नेताओं की गुहार यह है कि लोग उनको दोबारा ले आए। अभी तो बीजेपी भी ये नहीं कह रही है कि हमें विकास के नाम पे वोट दीजिए। अभी याद नहीं पड़ता कि योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी, उनके डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स दोनों को मिला लें आप। कोई ये नहीं कह रहा है कि हमने विकास का ये काम किया इसलिए आप हमें वोट दीजिए। वो कह रहे हैं हम राम को लाए हैं, आप हमें लेकर आइए। वो ये कह रहे हैं कि देखिए हमने काशी में कॉरिडोर बना दिया, हम मथुरा की भी हम बात करेंगे, हमने अयोध्या बनवा दिया। तो इसका मतलब क्या आप क्या निकालते हैं? क्यों ये यही एजेंडा चल रहा है? इनके पास कोई एजेंडा प्रभावी है नहीं। राम के आध्यात्मिक सांस्कृतिक महत्व को लेकर नासमझी सेकुलर परियोजना का इंटेलेक्चुअल बाय प्रोडक्ट है, जो अभी भी अपने पुराने फलसफे पर कायम है। वैसे भी आरफा चुनावों से काफी पहले प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता में भारी गिरावट पर खुश हो चुकी है। लेकिन क्या वास्तव में यही सच है? हजारों करोड़ के बजट के बावजूद भी किस तरह से नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है प्रधानमंत्री के तौर पर, एक साल में उसमें इतनी जबरदस्त गिरावट आई है कि 66% से लेकर अब 24%, यानी 40% से भी ज्यादा गिरावट, एक तरह से बिल्कुल ऐतिहासिक गिरावट इसे कहा जा सकता है एक साल के भीतर। चलिए मान लिया यदि मोदी एक काला जादू है, तो मेरा एक मासूम सा सवाल है कि देश में आय संबंधी असमानताएं लगातार बढ़ती रही, सरकारें सरकारी शिक्षा तंत्र को तबाह कर निजी शिक्षा तंत्र को बढ़ावा देती रही, जिससे शैक्षणिक असमानता भी जन्म हो गई। दंगों, आतंकवाद और नक्सलवाद के से देश लगातार छलनी होता रहा। नेताओं की संपदा नए नए नारों के उत्खनन और उनके वजन के अनुरूप बढ़ती रही। तो क्या यह माना जाए कि पिछले प्रधानमंत्रियों के शासनकाल काला जादू ना सही मदारियों का खेल था कोई? जाहिर है कि आपकी खबरें और रिपोर्ट समावेशी नहीं होने के कारण सबों के लिए नहीं है। मुझे एक मतदाता ने बताया कि एनडीटीवी और वायर की खबरें सिनेमा के 18+ कैटेगरी की तरह ओनली फॉर सेकुलर फ्रॉड्स हैं। कथित आम जनता के माध्यम से आरफा चुनावों की दिशा और मुद्दों की पहचान को लेकर भ्रमण कर रही है, लेकिन काशी यानी बनारस में उनके आयोजन और प्रयोजन को समझे बिना मीडिया के दायरों की परख अधूरी रह जाएगी। आइए देखते हैं कि आरफा पत्रकारिता के मानकों में अपना कोई पक्ष ना होने का न्याय कैसे निभाती है। मुझसे पूछा गया यहाँ पर कि इस बहस का एजेंडा क्या है। मैंने कहा कि ये वो ओपन डिबेट है जो भारत में बहुत मुश्किल से मिलती है, एक खुली हुई बहस जिसमें जो चाहे अपने विचार रख सकता है, अपने हिसाब से रख सकता है। मेरा कोई एजेंडा नहीं है। मैं काशी यहाँ पर पहुंचकर काशी के लोगों को सुनने आई हूँ, अपनी बात सुनाने नहीं आई हूँ। मुझे इलाहाबाद में एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा कि पहले जो फेजेस थे चुनाव के वो किसानों ने लड़े और अब नौजवान लड़ रहे हैं। यहाँ मैं देखने की कोशिश करूँगी काशी से कि किसान और नौजवान के अलावा काशी के लोग, वो बुद्धिमान लोग जो कि सिर्फ 2014 के बाद यहाँ नहीं रहते आए बल्कि उससे पहले की राजनीति को भी देखा, उन्होंने राजनीति को बदलते हुए भी देखा है। वो किस तरह से देख रहे हैं ये धर्म पर आधारित जो विभाजनकारी राजनीति है और उसका भविष्य क्या है। नफरत की राजनीति करना, मुल्क के बेहतर माहौल को बिगाड़ना। हम सर्व विद्या की राजधानी में बैठे हैं, हम दुनिया में अलग ढंग के लोग हैं। हमारे यहाँ शैव, वैष्णव, यहूदी, पारसी, मुसलमान, तुर्क, मुगल सब आए, सब मिलकर रहे। दुनिया में ऐसी विभिन्न सभ्यताओं के लोग एक साथ नहीं रहे। हमने प्रेम करना सीखा है। आप जिस कॉरिडोर की बात कर रही हैं, वो जितना इन्होंने 500-700 वो पूरे मकान गिराए, उन सब में मंदिर थे, रोजगार के बड़े साधन थे। 25,000 फैमिलीज के रोजगार चलते थे वहाँ, और वो सब मुगल दौर के बने हुए मकान थे, वो मंदिर थे। 400 साल पुराने मकान को आप बना दिया। जिस शहर को ये कहा जाता है कि जिंदा शहर बनारस, लेकिन हम पिछले 7-8 सालों में ये देख रहे हैं कि खामोश शहर बनारस हो गया है। बनारस की आवाज़ गुम हो गई है। ये डेवलपमेंट और विस्थापन के जो कन्फ्लिक्ट हैं
उसको आप सीधे तौर पे ये जो नए प्रोजेक्ट हैं उसमें आप देख सकते हैं। कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा है, हमने कहा अरे ये तो 3-4 हजार करोड़ का प्रोजेक्ट है, इसमें से तो कुछ तो पूर्वांचल के ठेकेदार को मिलना ही चाहिए। आई वाज शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड। उसमें लिखा हुआ रंजीत कंस्ट्रक्शन अहमदाबाद, और वो जितने भी मशीनरी थे वो बिल्कुल कैपिटल इंटेंसिव थे। जो भी कैपिटल इंटेंसिव है वो लेबर सब्स्टिट्यूटिव होता है, और हमारे यहाँ लेबर की इतनी जो कि मांग है, मैंने शर्म करना चाहते हैं। दूसरा उदाहरण, ये जो नए तौर तरीके पूजा पाठ के सिखाए जा रहे हैं, मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा कि अकेला आदमी इस घाट पे कभी स्नान किया हो। एक शहर नहीं है, बनारस एक तहजीब का नाम है, और इस तहजीब को मैंने जिया है। ये बनारस जो आज अपना शहर मानते हैं, जो इसके आध्यात्मिक नगरी को पर्यटन नगरी में तब्दील करना चाहते हैं, उन्हें ये खबर नहीं है कि ये गालिब का शहर है, ये रैदास का शहर है। यहाँ की आम जनता शायद ऐतिहासिक रूप से वो चाहती थी कि कम से कम विकास की जो भी प्रक्रिया हो वो एक बार हमसे पूछ लीजिए। अगर आप काशी के तमाम लोगों को नोबेल प्राइज अवार्ड ही देना चाहते हैं, एक बार कम से कम पूछ तो लीजिए। आरफा ने उत्तर प्रदेश में सैकड़ों लोगों से पूछा, बातें की, अपने बुद्धिमान विशेषज्ञों से पूछा और उन्हें बताया भी, लेकिन जो कहा गया, क्या वे सियासत की जमीन को समझने में अक्षमता साबित नहीं हुई? मुझे हैरानी है कि जब आम तौर पर भाजपा सरकार की वापसी की संभावना को औसत से कहीं ज्यादा बलवती माना गया था, आप तमाम विचारकों ने अपनी वैचारिकता से कम समझौता नहीं किया। यह एक संतोषजनक उपलब्धि है जिसे आपको स्वीकार करना ही होगा। मेरा बस ये कहना है कि इतनी बुरी सरकार के खिलाफ जितना जनाक्रोश दिखाई देना चाहिए था चुनाव के दरमियान, चाहे वो मतदान में हो या चुनाव प्रचार के दौरान हो, वो मुझे नहीं दिख रहा है। ये मुझे नहीं समझ में आता कि क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। लोग बड़े ठंडे हैं, बहुत सुस्त हैं। उत्तर प्रदेश के मौजूदा चुनाव में शिद्दत के साथ विरोध करता हुआ आम आदमी नहीं दिखाई देता है। उनके पास अब कुछ बचा नहीं यही कहने को कि साहब देखिए गुंडों की सरकार आ जाएगी। गुंडों को तो हर राज्य में छूट रहती है, लेकिन आज की डेट में जो ज्यादा खतरनाक स्थिति है वो ये है कि योगी आदित्यनाथ के राज में उन क्रिमिनल्स को स्टेट का प्रोटेक्शन मिलता रहा है। वो लोग जिनकी गंगा में लाशें तैर रही थी, वो लोग जिनको दफनाने की जगह नहीं मिल रही थी, वही जनता है जिसको अब इस धर्म के नाम पर और सांप्रदायिकता के नाम पर अपील किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उसकी तरफ से जश्न मनाए गए, जैसे दिवाली का जश्न, बाकी जश्न, उसमें जो मनोवैज्ञानिक प्रयास था वह यह है कि लोगों को लज्जित किया जाए कि वे अपनी मौत की बात कर रहे हैं, कि जबकि दिवाली में लाखों दिए जलाने हैं और अभी हिंदू एक तरह का अश्वमेध यज्ञ चल रहा है, उसमें गर्व न करके लोग अपनी क्षुद्र मृत्यु की बात करें, अपने स्वार्थ की बात करें, इससे बुरा क्या हो सकता है। आरफा, यदि आप काशी विश्वनाथ मंदिर को महात्मा गांधी के चश्मों से देखती तो वहां की गंदगी और सक्रिय हो गई अव्यवस्था को लेकर चिंता करती, लेकिन दरअसल सनातन परंपरा को निष्प्राण और अशक्त देखने की बौद्धिक उलझन ऐसी है जिसमें कॉरिडोर की भव्यता, सुविधा और आध्यात्मिक गौरव के परंपरा की वापसी शायद अच्छी नहीं लग सकती है। यही कैंसिल कल्चर प्रोजेक्ट है। आपके शब्दों में कहें तो प्रधानमंत्री का आध्यात्मिक आयोजनों में यूं शरीक होना नेहरू के सेकुलर स्टेट अवधारणा का अतिक्रमण है। हाँ, विस्थापित लोगों की अपनी वाजिब समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन आपको तो समस्या इस बात को लेकर के भी है कि श्रमिकों पर प्रधानमंत्री ने पुष्प वर्षा क्यों की। क्या प्रधानमंत्री मोदी का यह लेबर लव मजदूरों के वामपंथी झंडों और संगठनों के लिए लेबर पेन बन गया था? देख लीजिए स्क्रीन पर, आपको भी दिख रही होंगी, ये मजदूरों के साथ जिन्होंने कॉरिडोर बनाया है, उनपे बाकायदा फूलों की बारिश की। मुझे तो ऐसा लगता है कभी-कभी कि कोई कौन सा इतिहास में पढ़ रही हूँ, कौन सी किताब उठा ली इतिहास की, ये कोई 21वीं सदी का भारत नहीं है। अब इसमें मजदूरों के ऊपर पुष्प वर्षा करना, एक ऐसे देश में जहाँ संविधान है, जहाँ सब नागरिक बराबर हैं, सबके अधिकार बराबर हैं, जहाँ मिनिमम वेजेस की बात होनी चाहिए, जहाँ जो मजदूर हैं उनके अधिकारों की बात होनी चाहिए। जो मैं कहने की कोशिश ये कर रही हूँ कि इसमें जो एक हायर पेडिस्टल पर बैठ के प्रधानमंत्री जिस तरह से जो नीचे देख रहे हैं मजदूरों की तरफ, उनके वह पुष्प वर्षा करके, उनके साथ खाना खा के उन्हें ह्यूमनाइज कर रहे हैं, एक इंसानियत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये मनोवैज्ञानिक तरीके से कब, कहां, किस सदी में रहते हैं। अंत में बस यही कहना है कि विरोध और अंध विरोध के मामले में द वायर और समकक्ष मीडिया तंत्र ने
उत्तर प्रदेश में बुरी तरह मात खाई। मोदी योगी सरकार ने गरीब कल्याण की सभी लाभार्थी योजनाओं में इस बात का रणनीतिक रूप से ख्याल रखा कि मुस्लिम समाज के प्रति भेदभाव का आरोप चुनावों में भी साबित न की जा सके। और जब चुनावों में मुस्लिम समाज भाजपा को हराने के एकमात्र एजेंडे पर जबरदस्त तरीके से पोलराइज होंगे, तब सामाजिक कल्याण की योजनाओं का लाभार्थी होने के बाद भी उनका विरोध करना भाजपा के पक्ष में प्रतिध्रुवीकरण के लिए प्रतिक्रियात्मक सहानुभूति, रिएक्टिव सिंपैथी को क्रिएट करेगा। आप इसे समझने में चूक कर गई हैं। अंत में इस आखिरी क्लिपिंग को देखिए और सुख पाइए। प्रधानमंत्री मोदी ने 2014, 2019 और उसके कई अवसरों पर देश में राजनीतिक पंडितों को यह मशवरा दिया है कि वे मोदी की आलोचना या भाजपा की नीतियों की आलोचना करने से पहले मोदी और भाजपा को सही तरीके से परखें, समझें। लेकिन मुझे लगता है कि मोदी विरोध के टैग से बंधे तमाम विचारकों ने उनके इस सुझाव को गंभीरता से नहीं लिया है। और मैं सभी ज्ञानियों को कहता हूं कि देश की भलाई के लिए अब पुरानी घिसी पिटी रिकॉर्ड छोड़ के जरा नए सिरे से सोचना शुरू कीजिए। ज्ञानी लोग यूपी की जनता को सिर्फ और सिर्फ जातिवाद के तराजू से तोलते थे, जातिवाद की दृष्टि से देखते थे। मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश के नागरिकों को जातिवाद की बाड़ाबंदी में बांध करके वे उन जातियों का अपमान करते थे, उन नागरिकों का अपमान करते थे, पूरे उत्तर प्रदेश का अपमान करते थे। हर बार यूपी के लोगों ने सिर्फ और सिर्फ विकासवाद की राजनीति को ही चुना है। Benefit of doubt and confusion of idea must be given to these intellectuals to nurture the brain further. द वायर का बहुत बहुत आभार, क्योंकि उनकी प्रस्तुतियों को हमने इस वीडियो में शामिल किया है ताकि हम मीडिया के दृष्टिकोण का अन्वेषण कर सकें। आपने द कोर्स ऑफ डिस्कोर्स को देखा, मुझे सुना, इसके लिए आप सबों को मेरा आभार, धन्यवाद। द कोर्स ऑफ डिस्कोर्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।